हेलो, वेलकम टू द फिजिक्स सेशन ऑफ टुडेज स्टडीज। आज फिजिक्स के सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। हाँ, लॉ है, लॉ भी कह सकते हैं इसको, और वो है गॉस लॉ। गॉस के द्वारा दिया गया ये लॉ थ्योरम के रूप में भी जानी जाती है। तो किन्हीं किन्हीं बुक्स में ये गॉस थ्योरम भी लिखा रहता है, गॉस थ्योरम भी कहते हैं। गॉस की थ्योरम, गॉस का नियम, ये गॉस साइंटिस्ट ने ये किस संबंध में ये लॉ दिया होगा, कुछ आइडिया है? गॉस का नियम, गॉस लॉ। स्टूडेंट, आप जानते हैं हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी थी अभी पिछले लेक्चर नंबर 13 में, और उससे पहले दिए गए लेक्चर्स में, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने बहुत सारे डायग्राम बना के आपको समझाया भी था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई एरिया आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन cutting a particular area. How many electric field lines cross that particular area? The measure of electric field lines is the electric flux linked to that area. उस लिंक एरिया से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पहचानेंगे? क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना है? मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कितनी वैल्यू रखता है, साथ में एरिया की ओरिएंटेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो ये फैक्टर्स काउंट किए थे, 3 फैक्टर्स थे। हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिनोट किया जा सकता है, उस एरिया के जितने भी पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। हाउ स्ट्रॉन्ग द फील्ड इज, कितना है। आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मली अगर उसका प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस दैट एरिया बिकॉज इट्स हेल्ड नॉर्मली। मैक्सिमम फील्ड लाइंस विल पास थ्रू, मैक्सिमम फ्लक्स होगा। एरिया को टिल्ट कर दिया जाए और ये हॉरिजॉन्टल हो जाए तो मिनिमम फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द एरिया, ऑलमोस्ट जीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक जो फैक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। और 2 फैक्टर और कौन से हैं? एरिया मस्ट बी देयर, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होने की वजह से फ्लक्स जीरो हो गया, एरिया है वहां पे। कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, बिल्कुल है, और एरिया नहीं हो तो कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एरिया का होना आवश्यक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने पॉइंट एरिया पे कितना है, ओके। और आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज गिवन बाय एरिया वेक्टर, वो भी आप जानते हैं। नॉर्मली किसी भी एरिया के नॉर्मल वेक्टर उसका एरिया वेक्टर कहलाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है किसी सीट के, और नॉर्मल भी नॉर्मल ही है, नॉर्मल है भाई, 2 बार रिपीट कर दिया मैंने। ये कह दिए नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर नॉर्मल पर्यायवाची शब्द है, ओके। तो 2 बार रिपीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेकिंग एंगल 0, एक ही लाइन डायरेक्शन में है, तो वो भी बताता है। स्टूडेंट, आपको फॉर्मूला में याद कराना चाह रहा हूं, आपने फॉर्मूला अब रिकलेक्ट कर लिया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी स्मॉल एरिया पे देखना हो, एरिया लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई स्मॉल एरिया पे कम फ्लक्स होगा, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, तो हाँ ई सफिक्स यहाँ लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अगर हम पहले से बता दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये हमने ड्रॉप कर दिया, तो डेल्टा नहीं लगाया है। डेल्टा फाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एस means area. This is the electric flux over any small surface. कोई भी सरफेस हो, स्मॉल सरफेस है, ये रहा, ये सरफेस है, ये सरफेस, हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निश्चित रूप से हमारा नॉर्मल इधर होगा ds,
और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस तरह से हेल्प किया गया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डेल्टा वेक्टर है, डेल्टा वेक्टर, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ओके, एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो हमारे पास ये 3 फैक्टर बहुत जरूरी है। हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, ओके, सारे पॉइंट्स में हम मान सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी भी करेगा मान लीजिए निश्चित रूप से। तो हमने एजम्पशन स्मॉल एरिया का लिया है, वेरी वेरी स्मॉल एरिया नियर टू पॉइंट, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, ओके, एज्यूम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये दोनों के बीच में कुछ भी एंगल हो, हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू ये होगी डॉट प्रोडक्ट। आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस फैक्टर आता है, सो डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू ई विदाउट एरो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया कितना है, इनटू कॉस ऑफ थीटा। ये जो थीटा है इसका कॉस हमें ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। स्टूडेंट्स, गॉस लॉ हेडिंग लिखा हुआ है और मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं। आप समझ गए होंगे कि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित कोई रिलेशन होगा, निश्चित रूप से है, रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिकलेक्ट करना चाहिए सारी चीजें। हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल एरिया के लिए, ओके, हम एरिया जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ये स्मॉल एरिया है, एरिया को बढ़ाइए काफी, ओके, बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाइए कितना भी रह सकते हैं। देखिए एरिया किसी भी डायरेक्शन में आप इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करने का मतलब है कि उस एरिया को तो आप खींच के बढ़ा नहीं सकते, कोई भी अगर सीट है तो आप उस एरिया को, इसको हटा के दूसरा एरिया ले लीजिए बड़ा हुआ एरिया, ठीक है। अगर एरिया बढ़ाते फॉर्मूला ये रहेगा, आपको कैसे निकालेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें फ्लक्स अलग अलग एलिमेंट्स में करना। ये एरिया का एलिमेंट कैसे मैं बताऊं, अगर मान लीजिए ये बड़ा एरिया है, बिल्कुल ले लिया, ये इसका एरिया डेल्टा एफ ये रहा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में मैं ले लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड हम, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे इतना है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है इन द फंक्शन ऑफ आर का मतलब पॉइंट की लोकेशन अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। आर का मतलब है कि हर पॉइंट की जो लोकेशन है इसका फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन का मतलब डिपेंड करता है आर पे। आर अलग अलग हो रहा है ओरिजिन से, ये पॉइंट का अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है मान लीजिए। तब हमें निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा कि यहाँ एक स्मॉल एरिया हमें कंसिडर करना ही होगा, निश्चित रूप से डेल्टा एस जो हम देख चुके हैं। तो हमको सारे डेल्टा स्मॉल और डेल्टा एस निकालने पड़े। यहाँ हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं हो जाए, उसी डायरेक्शन में आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा एस हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। ये कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तब भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट 1 है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है मान लीजिए, ये पॉइंट 2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तब हमें टोटल फ्लक्स निकालने के लिए टोटल फ्लक्स, ओके, तो टोटल फ्लक्स जैसी कॉन्सेप्ट भी है। देखिए अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप ये टोटल एरिया भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह यूनिफॉर्म है डायरेक्ट। तो अब हम सिचुएशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ले रहे हैं, गॉस लॉ समझने वाले हैं। लेकिन गॉस लॉ होने से पहले, पढ़ाने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझ लेना चाहिए। तो एक तरह से रिवीजन हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, टोटल फ्लक्स ऑफ सर्टेन एरिया। ये एरिया एस है ना, इस सेकंड केस में लिया मैंने एस, तो टोटल फ्लक्स ओवर द एरिया एस है, बिल्कुल है। ये हम कैसे निकालेंगे, निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, हम कह सकते हैं
निश्चित से कर सकते हैं डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 3 एंड सो ऑन, डेल्टा फाई 1 डेल्टा फाई 2 डेल्टा फाई 3, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग, ठीक है, अलग अलग निकालेंगे। और ये एंड सो ऑन मीन्स कितने ऐसे आप पॉइंट्स लेंगे वो फाइनाइट है, क्योंकि इसके डायमेंशंस फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन मैनी है, मैनी एलिमेंट्स लाइक दिस वी हैव टू रिपीट एंड देन एड। इसका मतलब है हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, वी कैन पुट समेशन ऑल डेल्टा एस, हम समेशन भी कर सकते हैं और समेशन में दिखा सकते हैं डेल्टा फाई, निश्चित रूप से डेल्टा फाई एक इंडिविजुअल पर इसी फॉर्मूले से दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट, उसका एरिया, क्योंकि हम स्मॉलर एरिया ले रहे हैं तो एरिया तो सब जगह सेम ही होगा, स्मॉलर एरिया, बस थीटा अलग अलग हो सकते हैं, थीटा अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ये काउंट करें ये तो हमारा एरिया जाएगा। इसका मतलब है हमें फ्लक्स के आगे, जिस दिन मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया था, बताया था, उस समय ये चीज नहीं बताई थी। मैंने कहा था जब गॉस लॉ लेंगे तब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फिर से पढ़ेंगे, और इससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने अभी फिनिश किया है 2 लेक्चर्स में, वहां भी मैंने कहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम अगले इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 नेक्स्ट चैप्टर में फिर से टेकअप करेंगे, फिर से लेंगे। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखते चलिए, टोटल फ्लक्स ओवर एनी एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द स्मॉल फ्लक्सेस। अगर ये कांस्टेंट्स हैं, हमें मालूम है कितने होते हैं, टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। 3 टाइम्स 3 है, मालूम 3 गुना ज्यादा है, 4 गुना, 100 टाइम्स, 100 में करंट ये एरिया एलिमेंट्स होंगे। जब भी मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो एरिया, वॉल्यूम, ये सब एडजेक्टिव के रूप में लगाना। एलिमेंट किसका? एरिया का एलिमेंट, वॉल्यूम का एलिमेंट। क्या आप उतने वॉल्यूम को रिपीट कर रहे हैं? फ्लक्स वॉल्यूम किसी संबंध में चार्ज डेंसिटी में लगाएंगे, फ्लक्स में तो एरिया ही होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया की प्रॉपर्टी। तो ये एक तरीका है हम फ्लक्स निकालते हैं। अभी एक सिचुएशन ये है, नंबर 1 सिचुएशन फॉर वेरी स्मॉल एरिया। नंबर 2 सिचुएशन, हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है या वेरी करे और नहीं भी करे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तब भी हम ऐसे कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड सिचुएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टोटल फ्लक्स ओवर द एरिया एस। ओके, ये एरिया एस आपने स्मॉलर एरिया के फिर बड़ा एरिया लिया, अभी और बड़ा ले सकते हैं, तब भी ऐसे ही करेंगे, और बड़ा एरिया लें। हाँ, अगर हम इस एरिया को बड़ा करते जाएं चारों तरफ से और इसको क्लोज कर दें, अगर एरिया क्लोज्ड है, उसके अंदर कुछ स्पेस ऑक्युपाइड होगा, अगर क्लोज्ड सरफेस का ऐसा है और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो क्लोज्ड सरफेस रखी है, एरिया है, चारों तरफ से एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, निश्चित रूप से हर सरफेस पे है, पॉइंट पे है, क्लोज सरफेस है। अगर क्लोज सरफेस पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तब भी हमें ये सेकंड मेथड ही लगाना पड़ेगा, बिल्कुल तब है लगाने का। तो क्या आता है, तरीका यही है, चलते चले जाए निकाल। अल्टीमेटली आपको समेशन करना होगा ऑल फ्लक्स का, सभी फ्लक्स जो भी है उन सबको आपको समेशन करना होगा, कहीं भी, चाहे क्लोज सरफेस हो जाए, ठीक है। अभी हम क्यों नहीं इसमें क्लोज सरफेस ऐसा ले लें? अगर मान लीजिए क्लोज सरफेस इस तरह से हो गई, ये है, और एरियस आर हो गया मान लीजिए इसका, ओके, और इसमें भी तो हम कोई अज्यूम कर सकते हैं ना, निश्चित रूप से ये स्मॉल एरिया अज्यूम कर सकते हैं, ओके। और इस स्मॉल एरिया को हमने सेंटर से थोड़ा, मैं स्मॉल एरिया जरूर ले रहा हूं लेकिन थोड़ा बिगर बन दिखा सकता हूं। यहां से मैं इतने में एरिया है मान लीजिए, ओके, ये सेंटर है, यहां से ये सेंटर है, ये आर को ही लगा दिया, आर, ये आर हो गया, ओके, आर रेडियस मैंने इधर दिखा दिया, ये भी रेडियाई है। अभी हमने इसके ऊपर कहीं भी एरिया अज्यूम कर सकते, स्फीयर है, सर्कल जैसा दिख रहा है,
सेकेंड स्फीयर। अब ये मान लीजिए यहाँ कोई हम एरिया कंसिडर करें, ओके, ये एरिया ऐसा हो गया, इस पे कहीं एरिया कंसिडर करें तो ये डिस्टेंस तो आर ही होगा, ठीक है, आर सेंटर से करें। और मान लीजिए यहाँ सेंटर पे चार्ज हम रख दें, चार्ज सिंगल चार्ज रख दें, ओके ठीक है, सिचुएशन है और कुछ नहीं। यहाँ मैंने चार्ज क्यों रखा, क्योंकि यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र किया है, तो जब चार्ज प्रेजेंट चार्ज दिखा दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही वहां पे, आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, रेडियली ड्रॉन आउटवर्ड, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, निश्चित रूप से ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा। हमारे पास ये सेकंड वाला पार्ट जो हम यहाँ कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ ऐसे तीसरा सिचुएशन ले रहा हूं, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या रेडियस की सरफेस है वो एरिया नहीं है, और हर सरफेस के छोटे से एरिया ले या बड़ा एरिया ले, चार्ज में अंदर एक है, चार्ज मान लीजिए यहाँ है, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, पहले मैं पॉजिटिव चार्ज ही अज्यूम कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज है, निश्चित रूप से इसको पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ। थ्योरीज हम पॉजिटिव चार्ज से बनाएंगे, और आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी प्रॉपर्टी पॉजिटिव चार्ज से डिफरेंट अपोजिट होंगे, जस्ट अपोजिट। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ओके। हमारे पास स्मॉल एरिया डेल्टा, अभी डेल्टा एस वेक्टर क्या होगा, यहाँ होगा, डेल्टा एस भी इसी डायरेक्शन में होगा। देखिए नॉर्मल है, तो नॉर्मल क्या होता है, तो ये तो पूरा रेडियस होगा, निश्चित रूप से रेडियस आर होगा, ये भी आर होगा, आर रेडियस है। चलिए आप कहेंगे सर आप सुविधा से स्फेरिकल सरफेस ले लिया है, भाई मैंने सुविधा क्या, मैं तो आपको ये कर्व्ड सरफेस भी दिखा रहा था, स्मॉलर भी दिखा रहा था, ये भी है। आई एम टेकिंग ऑल द एरियाज ऑफ सरफेसेस वन बाय वन। इसमें आपको जनरल भी हो जाएगा, जनरल भी ले लूंगा, मैं बात करूंगा जनरल की भी। क्या अगर कोई जैसे फुटबॉल में हवा भर दिया जाए, पैच होते हैं, तो सारे लेदर के पॉइंट सेंटर से बराबर दूरी पे होंगे। अगर ये इन्फ्लेटेड है, हवा भरी हुई है, अगर हवा नहीं है, आपने फुटबॉलों को पटक दिया, तो देखिए क्या शेप हो जाते हैं, क्लोज तो है उसके लेदर के सारे पैच क्लोज है, लेकिन कोई ऐसे झुका हुआ है, कोई इधर है। मान लो ऐसे सरफेस, क्लोज सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाएं तो क्या वहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, तरीका वही है, स्मॉलर बिगर स्मॉलर, और फिर क्लोज कर दीजिए तब भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जा सकता है। सवाल है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी एरिया कैन बी कैलकुलेटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट बीच बीच में गॉस को भी याद करते चले जाएं, गॉस लॉ को या गॉस के कंट्रीब्यूशन को, ये लिखा हुआ है, गॉस लॉ ही पढ़ने वाले हैं हम। लेकिन मैं अभी मेरा आज पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट है, मैं डायरेक्ट गॉस लॉ इज दिस डेफिनेशन और डेरिवेशन करके सीधा ये गॉस लॉ पढ़ लीजिए, बुक्स में भी ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे भी कर सकता था, लेकिन ये डिफरेंट स्टाइल से पढ़ा रहे हैं आपको, समझते हुए समझ लें। आपको कुछ न्यूमेरिकल या कुछ करने हैं तो करना भी तो पड़ेगा आपको। तो मेरे जो लेक्चर्स हैं वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं, मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आप कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इस तरह से ही करेंगे सारे को। उन बीच में लॉ भी आता है, तो लॉ का जो डेरिवेशन है वो भी करेंगे आप, है ना, वो तो डायरेक्ट लगा देंगे उस लॉ से। तो हम आज गॉस लॉ के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं चीजों को, कॉन्सेप्ट को। अभी ये टोटल फ्लक्स ओवर दिस एरिया, अभी जो एस स्फेरिकल रूप में है, ये एस एस है, इसको करना है, देख लीजिए। तो हमें कुछ सुविधा तो मिल गई इसके स्फेरिकल सरफेस होने की वजह से, ये मिल गई कि मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम होगा, पॉइंट चार्ज से सेंटर से सारे स्फीयर के सारे पॉइंट बराबर बराबर दूरी पे रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर रखूंगा तो क्या लिखूंगा, वेक्टर में लिख देता हूं, आर कैप लगा दूंगा, देखिए आर कैप हो गया, और ये वेक्टर लगा दूंगा, बस देख लीजिए। वेक्टर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन,
यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन है, ये मैग्नीट्यूड है, वो चेंज नहीं होगा। तो मैंने पहले मैग्नीट्यूड लिखा, फिर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के इनवर्सली, इसलिए आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ये भी पता होना चाहिए। सारी कॉन्सेप्ट मालूम है तब हम डिस्कशन अच्छा लगता है। कोई भी है, अब सरफेस एरिया क्लोज है, ये क्लोज है चारों तरफ से, कोई भी एक छोटा सा भी कोई भी होल या कोई भी खाली स्थान नहीं रहा है। लास्ट में जो स्मॉल एरिया है वो भी, वहां भी फ्लक्स लेना है और ऐड करना है। तो ऐड करने की समझ करें तो हम इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, समेशन से कर सकते हैं, इट मे टेक लॉन्गर टाइम, ठीक है। और गॉस ने जो बताया उन्होंने डायरेक्ट बताया, उन्होंने भी ऐसे ही प्रयोग किए और फाइनल कंक्लूजन पे देखा कि हर बार ऐसा ही आता है। वही चीज मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ जो गॉस ने करके देखा, जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने फाइनली लॉ दिया कि ऐसा हो रहा है। आपको याद नहीं है, न्यूटन ने बार बार नहीं देखा होगा कि कोई भी बॉडी को ऊपर को थ्रो किया, बॉडी नीचे ही आ रही है, बार बार किया होगा। ये क्यों किया होगा न्यूटन ने? ये क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन जब सेब के बाग में बैठे हुए थे, एप्पल उनके सिर पे गिरा तो उनको स्ट्राइक किया कि व्हाई दिस एप्पल फेल ऑन माय हेड, व्हाई। तो उन्होंने कहा हो सकता है ऐसे होगा, एप्पल नीचे गिरा, ऊपर भी जा सकता था। तो उन्होंने बार बार प्रयोग करके देखे। प्रयोग करने के बाद जब देखा नेचर में यही बार बार करने पर यही आउटकम आता है, देन ही मेड हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का लॉ बनाया। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। जो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है, उनके पीछे यही रहस्य है जो मैं आज बता रहा हूँ आपको। तो ये यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करें, फिर फ्लक्स निकालें, एरिया है, डायरेक्ट सिमिलरिटी ये है कि यहाँ थीटा 0 है, थीटा 0 तो कॉस 0 अच्छा है 1, यानी हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड और एरिया मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सही है। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें पार्ट का, बिल्कुल सही है। तो मैं ये कैलकुलेशन यहाँ दिखा रहा हूँ, इधर का थर्ड का कैलकुलेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये पार्ट हमने इधर आइसोलेटेड कर दिया है यहाँ पर। ओके, ये तरीका है। हमारे पास फॉर्मूले हैं, इधर सारे हो गए। थर्ड को हम जो आगे डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या होगा देखिए, हमारे पास डेल्टा फाई निकालना है, जो मैंने डेल्टा फाई मेंशन कर दिया है ये यहाँ पे। इसमें फ्लक्स कितना होगा, फॉर्मूला मालूम ही है, E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ E डॉट डेल्टा एस आ गया, डॉट नहीं कहेंगे, ये सब प्रोडक्ट है। कॉस थीटा जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो डॉट और क्रॉस, ये वेक्टर वाली डॉट क्रॉस नहीं है, इंटू वाले हैं। E डॉट एस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं निश्चित रूप से, स्फीयर है। ओके, तो हमारे पास E की वैल्यू रख सकते हैं हम। व्हाट इज दैट? हमारा चार्ज स्मॉल q है तो स्मॉल q ले लिया। ओके, q इंटू 1। अभी हम 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ओके, डेल्टा फाई हो गया, E की वैल्यू हो गई, और ये आपका डेल्टा एस हो गया। थीटा 0 है, हमारे पास डेल्टा फाई आ गया और डेल्टा एस। ओके, E Q इतना, ये चार्ज कौन सा है, अंदर रखा हुआ चार्ज, उस स्फेरिकल सरफेस के क्लोज एरिया है, ठीक है। तो हमारे पास ये डेल्टा फाई की वैल्यू आती जा रही है और डेल्टा फाई इतना। जब हमने स्मॉल एरिया एक एज्यूम करने एरिया एलिमेंट एज्यूम किया, उसमें फ्लक्स निकाला, इसकी वजह से फ्लक्स कितना है। तो हम क्यों नहीं इस एरिया को आगे मूव कराते हैं, इसी को क्यों मरा है, इस जैसे एरिया आगे एज्यूम करते जाएं, पूरे एरिया के लेते जाएं और आगे का फ्लक्स निकालते जाएं, एडअप कर लें, तो क्या होगा, तो टोटल फ्लक्स कितना हो सकता है। ओके, ये कितना होगा, therefore phi इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल डेल्टा फाई। ओके, कितना होगा, इक्वल टू समेशन ऑफ q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस। ये तो सभी के लिए कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर कॉमन है, और दिस बिकम्स समेशन ऑफ ऑल डेल्टा एस।
एंड समेशन ऑफ ऑल डेल्टा इज यस। ओके, मालूम है आपको, इसका मतलब है हमारे पास फ्लक्स, टोटल फ्लक्स यहां लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स। ओके, कितना हुआ, Q अपॉन ये यहां से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं टोटल फ्लक्स के लिए लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं, तो टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर इनटू S। ओके, देयरफॉर हमारी विंडो में क्या आया, ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने लायक है, ये विंडो में क्या आया, देयरफॉर टोटल फ्लक्स हुआ ओवर ए क्लोज सरफेस इक्वल टू S को रिप्लेस कर सकता हूं मैं 4 पाई R स्क्वायर। ओके, S डेल्टा S, मेरा S यहाँ लिखा हुआ है, ये डेल्टा S यही है, और S इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर है निश्चित रूप से यहाँ, तो 4 पाई R स्क्वायर सरफेस एरिया होता है पूरे स्फीयर का, क्लोज का एरिया 4 पाई R स्क्वायर, बिल्कुल है 4 पाई R स्क्वायर यहाँ मैंने रखा, तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हुआ, so this is very important relation। Q कहाँ था, Q inside upon epsilon 0, इतनी वैल्यू आई ना, दिस इज फ्लक्स टोटल जो हमने कैलकुलेट किया। हम क्या, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमसे पहले तो अर्ली साइंटिस्ट ने भी शब्दों ने कैलकुलेशन करके देखा, टेस्ट किया होगा, देखा जाए गॉस भी यही कहता है, गॉस लॉ भी यही कहता है, तो हम गॉस लॉ को समराइज कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, है ना। तो डेफिनेशन कैसे लिखूं, तो क्या है, ये ओवर ए क्लोज सरफेस का टोटल ओवर ए क्लोज, ये अभी इसमें तो मैंने यहां जिक्र किया है, लेकिन हमें टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस वही लिख देना, तो ये है हम दिस लॉ स्टेट, so Gauss law, this law states that total flux over any closed surface is equal to 1 upon epsilon 0 times the total charge contained inside the surface। Okay, this is the total। important ये है, important ये अंडरलाइन करिए, टोटल फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 upon epsilon 0 times the total charge inside the surface, ये गॉस ने कहा, एंड दैट बिकम्स गॉसेस थ्योरम। तो स्टूडेंट गॉस लॉ लिखा हुआ है, आपको समझ में आया होगा कि ये हमेशा ऐसा ही आता है ना, बिल्कुल यही आएगा 1 upon epsilon 0 टाइम्स। स्टूडेंट जब भी हम थ्योरी बना रहे हैं आगे, हम निश्चित रूप से आपको ऐसे ही बताएंगे कि अगर मान लीजिए ये स्फीयर किसी दूसरे मीडियम में रखा हुआ हो, तब क्या होगा, अपना epsilon 0 टाइम से होगा, ये हम डिस्कशन एक अलग से लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन अभी तो इतना तो याद रखते चलिए क्या है कि अगर फ्री स्पेस में रखा हुआ है चार्ज, ओके, अभी ये आपका स्फीयर मैंने ड्रॉ किया, ओके, स्फीयर आई हैव ड्रॉन इट। क्या स्फीयर ड्रॉ करने की आवश्यकता है कि स्फीयर, हाँ, यहां आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आपको समझाना है, अगर हमें समझना है तो हमें ड्रॉ करना है, अगर हमें कोई चीज बिना ड्रॉ करने के बाद हम कल्पना करें तो आगे कुछ भी कर सकते हैं, तभी इसको होने की जरूरत नहीं है। आप जानते चार्ज बस होना चाहिए, चार्ज सिंगल पॉइंट चार्ज कैप इन द फ्री स्पेस। अभी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके चारों ओर होगा, वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सर्जिकल स्पेस में ही होगा। अभी कोई भी आपसे पूछ सकता है कि पॉइंट चार्ज से 10 सेंटीमीटर अवे जो भी एक
क्लोज सरफेस है उस पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो वो क्लोज सरफेस आपने अज्यूम किया है, कल्पना किया है वहां पे। इसको हम चाहे ड्रॉ करें या न करें, ड्रॉ करना होगा तो हमें समझना होगा, समझाने के लिए हो सकता है, बहुत सारी चीज प्लान बनाते हैं समझाने के लिए, तब ड्रॉ करें या न करें। इसलिए आप जानते हैं स्टूडेंट कि जब भी हमें इस गॉस लॉ को कहीं अप्लाई करना होगा, अगले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे, बहुत सारे डेरिवेशन हम करेंगे, और वो डेरिवेशन में हमें एक सरफेस की आवश्यकता है जिसमें गॉस लॉ लगाना है। तो ठीक है, आप सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। आप जानते हैं इस सरफेस को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। यानी एनी सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस हो, और हम गॉस लॉ के संदर्भ में हमें ड्रॉ करना है, then this closed surface is named as Gaussian surface। इसलिए गॉस सरफेस के लिए, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए जिस सरफेस को हम अज्यूम करेंगे गॉसियन सरफेस में। स्टूडेंट हम इसका प्रूव करने के लिए सरफेस कोई भी स्फेरिकल जरूरी नहीं है, क्लोज होना जरूरी है। आप मुझसे कह सकते हैं कि सर ये स्फेरिकली क्यों अज्यूम किया, यहाँ तो 4πr² आएगा, 4π कैंसिल हो गया, आपको पता होगा आपको Q/ε0 आया, ये Q अंदर वाला चार्ज है। तो आपने कहा अच्छा इसको गॉस लॉ कहते हैं, है ना। क्या ये ऐसी सरफेस जो किसी भी चार्ज से बराबर दूरी पर उसके हर पॉइंट नहीं हो, तो उसके लिए भी ये क्या वैलिड है? क्या गॉस ने नहीं देखा होगा, वो सारे प्रयोग नहीं किए होंगे? जरूर किए होंगे। तो आइए जरा उसको देख लेते हैं, और हमारा ये आज का यही गॉस लॉ पे ही बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन तो आप लेंगे, तो गॉस लॉ लिखा रहने दीजिए, और ये हो गया हमारे पास। और एक बार आप इस गॉस लॉ को जो मैंने लिखा है उसको पढ़ते रहिए, इस बीच में इसको रब कर सकता हूं। तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इस तरह से कहा जाता है। स्टूडेंट, समेशन ऑफ ऑल फ्लक्स डेल्टा फाई, इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं ना, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो कहीं कहीं मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं सरफेस इंटीग्रल, दिस इज इंटीग्रल ई डॉट, मतलब इंटीग्रेशन का है तो इंटीग्रेशन में ds आना जरूरी होता है। यहाँ ds आप समझ रहे होंगे कि आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जरूर पढ़ा होगा, फिजिक्स में 11th में बताया है। जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है उनको फिजिक्स तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन उनको भी 11th में टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स में जैसे स्टूडेंट मैथमेटिक्स टीचर ने या फिजिक्स टीचर ने बताया होगा, तो जिसको बताया होगा कि डिफरेंशिएशन में ये रूल्स हैं, ये लॉज हैं, हम लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस कह लेते हैं, इनवर्स कहना चाहिए, इनवर्स प्रोसेस है। तो समेशन, ये सिंबल क्या है? क्लोज। तो सरफेस, देखिए सरफेस पहले दिया ds, स्मॉल सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहने के तरीके बदल गए हैं, टोटल फ्लक्स को ही इलेक्ट्रिक मतलब है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे कह सकते हैं। तो अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सिंबल्स को पसंद करें, लाइक करें, और इसको आप मॉडर्न फिजिक्स के लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सोचना चाहें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस is always equal to Q inside का मतलब है जो भी सरफेस हो, क्लोज सरफेस है, वो हमेशा इतना रहता है। ये मैथमेटिकली भी मैंने गॉस लॉ को लिख दिया, ये बात, ये गॉस ने लॉ बना दिया। अब ये लॉ है, नियम है, थ्योरम है, थ्योरम्स कैन बी प्रूव्ड, ओके, प्रूफ दे सकते हैं। एनसीईआरटी बुक ने लिखा है प्रूफ विदाउट प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन एक प्रूफ तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, एक पर्टिकुलर सरफेस लिया है, वो ले सकते हैं। अभी स्टूडेंट मैं प्रूफ तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन मान लीजिए कहीं कोई सिचुएशन आती है और ये कहते हैं कि मान लीजिए किसी तरह से ऐसी सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस है, और क्यों हमारा पास निश्चित रूप से ये है, यहाँ क्यों है पॉजिटिव चार्ज है
ओके, प्लस चार्ज इधर क्यू है, ये क्यू रख दिया, क्यू चार्ज is situated here, और ये हमारे कैसे भी ऐसे चलते हुए है। तो क्या यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस, हमारी क्लोज सरफेस ये हो गई किसी भी तरह की हो, और चार्ज एक तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, चार्ज कुछ नहीं लोगे तो जीरो हो जाएगा, क्यू चार्ज जीरो, निश्चित जीरो होगा, चार्ज बाहर हो तब भी है, तो कितना इसका फायदा है, ठीक है, हमेशा वैलिड है सभी जगह सभी सिचुएशन, कोई जनरल केस में भी वैलिड है, ये है। अगर मान लीजिए मैं ये इसका मैं करना चाहूं कि यहाँ है कि नहीं, तो मुझे इसके ऊपर एक कोई ना कोई सरफेस अज्यूम सरफेस एलिमेंट अज्यूम करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। तो मैं क्यों नहीं यहाँ से दो पॉइंट लूं, एक ये पॉइंट लिया और एक मैंने ये पॉइंट लिया, ओके, ये अज्यूम कर लिया मैंने सरफेस, ओके, सरफेस मैंने ऐसे यहाँ चलिए इसके ऊपर सरफेस अज्यूम कर लिया, ये सरफेस है, ओके, आई हैव अज्यूम्ड सरफेस, ओके, ये हमारे पास देखिए यहाँ से इसको जरा सीधा स्ट्रेट कर रहा हूं, इस पॉइंट से लेना हूं, ओके, अब ठीक है, ये है, ये कोन टाइप है ना, कोन आपने पढ़ा है, राइट सर्कुलर कोन, ये सर्कुलर उसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर तो है नहीं भी है क्योंकि रेगुलर हो गया, ठीक है, ये है, लेकिन राइट का मतलब क्या है, राइट एंगल, यानी कोई भी कोण, अगर कोई भी कोण इस तरह से हो और ये सर्कुलर हो, सर्कुलर के साथ में इसकी जो एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री एंगल बनाती हो इससे, तब हम कहेंगे दिस इज राइट सर्कुलर कोण, राइट सर्कुलर कोण, निश्चित रूप से ये है। आपको मालूम है कि कोण देखा होगा आपने कोण, तो कोण का इस एंगल को हम क्या मानते हैं, इसको एंगल को, ये सॉलिड एंगल कहलाता है, सॉलिड एंगल, ओके, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है, सॉलिड एंगल इक्वल टू ये सरफेस एरिया, बच्चे 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये 90 डिग्री पे होना चाहिए सॉलिड एंगल, यानी आपका अगर ये एस एरिया है मान लो इतना, तो एस अपॉन ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए आर है तो एस अपॉन आर स्क्वायर, ये मालूम है आपको, ये क्लास 11 में जरूर बताया होगा। देखिए एंगल बिटवीन टू लाइन, अगर एक लाइन ये है एक लाइन मेरी फिंगर है तो इनके बीच में प्लेन एंगल होता है थीटा, ओके, या सर्किल बनाए तो सर्किल के दो रेडियाई ले लिए, तो जो आर्क है, ठीक है, आर्क है, आर्क के हर पॉइंट नॉर्मली होते हैं, रेडियाई सभी ड्रॉ करें, और वहां हमने आर्क लिया, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पढ़ा है जरूर आपने, प्लेन एंगल ऐसे डिफाइन होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो सॉलिड एंगल उसी क्रम में क्या डिफाइन होता है, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड एंगल ये फिंगर ऐसे सब जगह हो, ऐसे पूरा सरफेस हो तो सॉलिड एंगल होती है, यानी इस तरह से आप समझ लीजिए बनाते हैं, तो ये पूरा सॉलिड एंगल, इस सॉलिड देखिए जहां प्लेन एंगल पूरा एंगल घूम के एक एंगल हुआ प्लेन में तो 360 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन कंप्लीट एंगल होता है। आपको मालूम है इस तरह की सरफेस है मान लो किसी पे, और ये पूरा खिलने के बाद पूरा हो जाए, यहाँ 4 पाई होता है सॉलिड एंगल, बिल्कुल सही है पूरा सरफेस। तो ये सॉलिड एंगल राइट सर्कुलर कोण में देखा है, तो कोण टाइप हमने, लेकिन राइट नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं, क्यों, यो हमने जो कंसिडर किया है इसका नॉर्मल तो ये हो रहा, क्यों इस पॉइंट को नॉर्मल थोड़ा मैंने ऐसे दिया हुआ है, ये मैं इसको डीएस कह सकता हूं, निश्चित रूप से थोड़ा टिल्टेड देख दिया है, नहीं थोड़ा मैं और इसको 90 डिग्री बनाते हुए कहूंगा, हल्का सा ऐसे कर, ओके, अब सही है जो आपको देखना चाहिए, ये डीएस, ओके। अब ये मत बताइए साहब ये हॉरिजॉन्टल ले लिया, मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं लिया, आपके सामने ड्रॉ किया, अभी आते समय यहाँ देखिए नहीं है, हर एक का एरिया अलग होगा, आप देखिए यहाँ अगर सरफेस लेता हूं मैं, ये सरफेस लेता हूं तो इसका नॉर्मल ये है, ये डीएस है, यहाँ किसी भी ड्रेस में डीएस ले सकता हूँ कहीं भी, ये डीएस है,
ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे देखिए इसके लोकेशन तो ये है, ध्यान रखना ds, ये एरिया लिया है वो ds है। ds का मतलब ही है एरिया, दिस इज नियर टू जीरो, सो स्मॉल। जब ये स्मॉल है तो किस पॉइंट का एरिया, लोकेशन क्या है, ये सेंट्रल पॉइंट यहाँ। तो आप क्यू चार से ये डिस्टेंस ज्वाइन नहीं करोगे, आप निश्चित से डिस्टेंस ज्वाइन करना है, ये डिस्टेंस। तो दिस डिस्टेंस आर मैंने मान लिया, ओके, ये डिस्टेंस था। तो आर और मैंने ओरिजिन भी मान लिया, नहीं क्यू इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। चलिए कोई बात नहीं, मैंने सरफेस तो रैंडमली अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग पॉइंट से पास होने वाली जिसका डिस्टेंस अलग अलग है क्यू से, वो ले रखा है। ये इतना सरफेस तो उनको नजदीक ही है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा नहीं, तो हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, जो मैंने आपको कहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग एज आर, फंक्शन ऑफ आर। आर चेंज हो रहा है हर पॉइंट का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जरूर होता है कि चार्ज और पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन को हम आगे बढ़ा दें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मुझे मालूम है, ये रही, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ओके ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, एरिया एलिमेंट ये रहा ds, टोटल एरिया s है, ओके ये है। तो मैं अगर इसका फ्लक्स निकालूं, ये होगा डेल्टा फाई, ओके डेल्टा फाई, डी फाई कह सकता हूं क्यों ds का इस्तेमाल किया है। डी फाई इज द फ्लक्स ओवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वन, वो फ्लक्स ओवर ए सरफेस एलिमेंट ds, ये है फ्लक्स ओवर ए सरफेस। डी फाई बाद आ गया निश्चित रूप से, फिर इस पे गया ds लगा, ये है, समझते रहिए ध्यान से हमें। अच्छा ये है, अगर ये बहुत स्मॉल है तो यहाँ एंगल में अज्यूम कर सकता हूँ, एंड दिस एंगल इज डी ओमेगा, सॉलिड एंगल डी ओमेगा है, एक कोन टाइप बन रहा है, ओके डी ओमेगा है। तो हम ये इसका नॉर्मल वेक्टर सरफेस तरह टिल्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये एंगल थीटा है, ये निश्चित से थीटा यहां लिख लेता हूं, ओके थीटा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है डी फाई विल बी इक्वल टू डेल्टा फाई, मैंने किया था, यहाँ डी फाई कर रहा हूं, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ ये लगेगा थीटा है, थीटा मैंने दिखा दिया, यो थीटा है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है। ये भी एंगल है लेकिन ये सॉलिड एंगल है, ये कोन का एंगल है पूरा, ये पूरा कितना एंगल सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट पे, द एरिया इज सबटेंडिंग सर्टेन एंगल एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल, एन आर्क सबटेंड सम एंगल, इट्स अ प्लेन एंगल, बट एरिया सबटेंड एट सम एंगल एट सर्टेन पॉइंट, दैट विल बी सॉलिड एंगल, और डी ओमेगा से नोट कर। ओके अभी देखिए हमारे पास यहाँ ये है, हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, निकालेंगे। तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। तो डी फाई कितना होगा, डी फाई इक्वल टू ई, क्यू है, क्यू चार्ज का कितना 4 पाई f10 इंटू आर स्क्वायर, निश्चित रूप से इंटू ई की वैल्यू रख दिया मैंने, डी फाई पुट ई इंटू डी एस, ओके इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास निश्चित रूप से फ्लक्स होगा ओवर द सरफेस। अगर हम ये इस सरफेस एलिमेंट को इसके अलोंग, सब सरफेस के अलोंग सभी ले, और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एलिमेंट एंड कॉस थीटा इनका प्रोडक्ट लेते जाएं हर बार, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा क्लोज सरफेस पे। इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हमें यहाँ मैं इंटीग्रेशन करके दिखा सकता हूँ, वहां समेशन से किया, बिल्कुल सही है। तो ये है हमारे पास ये वैल्यू होगी इंटीग्रेशन, बस मुझे इंटीग्रेशन लगाना जरूरी है, आई कैन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रल डी फाई इज फाई टोटल फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस गिवन क्लोज सरफेस, मुझे ये भी इंटीग्रेशन लगाना डी एच कॉस ऑफ थीटा, ओके थीटा।
अब स्टूडेंट एक देखना है, क्या मैं इस ds को d ओमेगा के टर्म्स में ब्रेक कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। जैसे वेरिएबल है ds की वैल्यू और कम करें और ज्यादा करें तो d ओमेगा भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। कोन, किसी भी कोन का सरफेस एरिया स्मॉलर है तो उसका सॉलिड एंगल भी स्मॉलर होगा। किसी कोन का सरफेस एरिया लार्जर है तो उसका सॉलिड एंगल भी लार्जर होगा। तो निश्चित रूप से ये वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल है, तो मैं इसका मतलब है मुझे ये फॉर्मूला रिकलेक्ट करना पड़ेगा डी ओमेगा। ओके, तो डी ओमेगा क्या होगा? डी ओमेगा विल बी ds अपॉन आर स्क्वायर, निश्चित रूप से। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये ds कौन सा होता है? ये परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यानी ऐसा एरिया जो परपेंडिकुलर हो किसके? रेडियस के ड्रॉ किया हुआ। ये कॉन्सेप्ट में है, कोई भी एरिया लेके सब्टेंड करना नहीं है। तो मैं इसके परपेंडिकुलर ले सकता हूँ, ठीक है, इसके प्रोजेक्शन ले सकता हूँ यहाँ एरिया है, तो इसका ये प्रोजेक्शन यहाँ आ लिया मैंने, ये रहा प्रोजेक्शन। ओके, ये एरिया प्रोजेक्शन। थोड़ा मैं इसको और अच्छी तरह से ड्रॉ कर लूँ, एंगल को हटा देता हूँ और इसको आपको 90 डिग्री एंगल मुझे रखना है। ये इसके नॉर्मल, ये जो है इसके नॉर्मल होना चाहिए, यानी पहले मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ ऐसे, ओके, आगे लगभग, और फिर इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर सकता हूँ ऐसे और यहाँ दिखा सकता हूँ। ओके, और यहाँ मैं इसको इस तरह से अंडरलाइन कर सकता हूँ। ये अभी स्टूडेंट हमको ये ds तो लिया, लेकिन जो फॉर्मूला है इस फॉर्म में है। अभी आप जानते हैं थीटा एंगल ये है, तो इनके बीच में भी एंगल थीटा होगा, ये ध्यान रखना। क्या थ्योरम है? एंगल बिटवीन टू लाइन्स थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। तो यानी ये एक्सिस लिया जाए, ये और ये दोनों, उनके बीच में भी एंगल थीटा होगा। इसका मतलब है ये, अगर इसका प्रोजेक्शन हम इधर देखें तो ये निश्चित रूप से क्या होगा? ये होगा ds cos थीटा, ध्यान रखना, ये वेक्टर यहाँ। तो ये वो भी एरिया होगा, उसका भी एरिया वेक्टर ये है, तो ds cos थीटा यहाँ आएगा। तो ds cos थीटा कौन सा वेक्टर है? ये है। हमें ds cos थीटा यहाँ मिल भी गया है। ओके, इसका मतलब है ये ds परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? सिंस d ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, निश्चित रूप से डी ओमेगा ये रहा, ये है। देयरफॉर ds cos थीटा की वैल्यू हम निकालें, यहाँ से क्या होगा? इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। तो हम ds cos थीटा को आर स्क्वायर डी ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि हमें ये याद आ गया सर्कुलर कोन का है, निश्चित रूप से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास अब क्या स्थिति हुई? ये स्थिति हुई डी फाई होगा, therefore d phi equal to q upon 4 pi epsilon 0 into r square। ओके, ds cos थीटा मैंने r स्क्वायर इंटू डी ओमेगा से रिप्लेस कर दिया। देख लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, ओके, इंटीग्रल d phi इक्वल टू इंटीग्रल q अपॉन 4 pi epsilon 0 r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डी ओमेगा। निश्चित रूप से दिस इज इक्वल टू, ये कॉमन है, q इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर, ये बाहर आया तो इंटीग्रल डी ओमेगा। ओके, इसका मतलब फाई टोटल फ्लक्स आया, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस, ये लिख सकता हूं। राइट हैंड साइड में देख रहा हूं तो राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर आल्सो गेट्स कैंसिल्ड। ओके, दिस बिकम्स q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ओमेगा डी ओमेगा इज ओमेगा बाय ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। ओके, ओमेगा 4 पाई अगेन गेट्स कैंसिल्ड, सो दिस इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस q साइड ही है जो नीचे दिया हुआ। इसका मतलब है कि हमें स्टूडेंट क्या पता लगा आज कि गॉस लॉ, कोई भी क्लोज सरफेस हो, कैसी भी क्लोज सरफेस हो, उसके चार्ज अंदर लें। अभी आप इंटीग्रेशन से कितना आसान हो गया, इंटीग्रेशन करने से हम ये काम से बच गए कि इसको लाए आगे फिर ई निकाल रहे हैं, ds निकाल रहे हैं, थीटा निकाल रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स जिसने बनाया है, न्यूटन ने ही बनाया है, बताते हैं। ओके, न्यूटन का फिजिक्स में दखल है, वो वहां भी है। हाँ बिल्कुल सही है। ओके, गॉस मैथमेटिशियन बहुत अच्छा था, अच्छे थे, सम्मान के साथ बोलना चाहिए, ठीक है। तो गॉस बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, साथ में बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। और मैथमेटिक्स अच्छा है तो आपकी फिजिक्स बहुत अच्छा है। मैथमेटिक्स आपका अच्छा कब होगा? जब मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो फिजिक्स की थ्योरी आप तब लगा सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं, जब आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे हों। जब न्यूमेरिकल में आपके मैथमेटिक्स और इंटीग्रेशन का प्रयोग होता है तो आप उसमें कर सकते हैं कि नहीं? जरूर कर सकते हैं। इसका मतलब है मैंने आपको ये बता दिया है कि गॉस लॉ सभी के लिए वैलिड है। यानी इसको अगर मैं सरल शब्दों में कह सकता हूं और लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल, तो मैं तो हमेशा दिमाग में रखता हूं, सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर लाना चाहिए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई डॉट डी एस से मतलब है और उसका इंटीग्रल, तो ई डॉट ई इंटू एस हो जाता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, यानी फ्लक्स ही है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस। जब आप क्लोज सरफेस करोगे तब ये अच्छा होगा, सरफेस क्लोज नहीं है तब ये नहीं होगा, तब आपको जो भी फ्लक्स आए जो मैंने बताया था। स्टूडेंट, आज इतना ही काफी है। आशा करता हूं कि आपको इंटरेस्ट आया होगा। अभी इनके एप्लीकेशन आप देखेंगे, बहुत अच्छा है। मैं अगला लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में निश्चित रूप से एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है ये बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा अगली बार कि गॉस लॉ कूलम्ब्स लॉ ही है, उसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन समझ सकते हैं, लेकिन कहने का तरीका अलग है। गॉस लॉ कहने का तरीका है कूलम्ब्स लॉ। तो स्टूडेंट, लाइन चार्ज के चारों तरफ नजदीकी पॉइंट्स पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो कूलम्ब्स लॉ लगाकर, ये सब कूलम्ब्स लॉ ही है जो हम लगा रहे हैं। हम अलग अलग करंट एरिया एलिमेंट ले हैं और एरिया एलिमेंट्स को अलग लेते हुए पूरी क्लोज सरफेस बन जाए, और कूलम्ब्स लॉ से ही सहायता से एडअप कर लें हम, है ना, समेशन एडअप कर लीजिए, इंटीग्रेशन का सहारा नहीं ले रहे हैं हम। चलिए, तो क्या है, कूलम्ब्स लॉ ही तो लगा रहे हैं, और कूलम्ब्स लॉ लगाने के बाद गॉस लॉ का एप्लीकेशन तब माना जाएगा जब आप डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को लगाने के बाद चीजें सॉल्व कर सकते हो, और इससे काफी इजियर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। आप कहेंगे सर इजियर वे गॉस लॉ लगाने के लिए तो 2 स्टेप्स में ही आंसर आ गया तो हमको फुल मार्क्स मिलेंगे। अरे आपको फुल मार्क्स से भी 1 नंबर और ज्यादा मिलेगा। वैसे कहने की बात है, ज्यादा नंबर नहीं, इतनी मैक्सिमम नहीं होता, बिकॉज यू नो द गॉस लॉ एप्लीकेशन जो जिसकी वजह से पूछा जा रहा है। इसलिए ये नहीं होता है कि आप बहुत इंटीग्रेशन करते हुए अगर उसको सॉल्व कर रहे हैं और फिर कहेंगे हाँ मैंने समझा मैथमेटिक्स का, जहाँ जरूरत है वहां हम वैसा काम करेंगे। तो यू हैव टू राइट द आंसर टू द पॉइंट आंसर, ओके, जैसा पूछा जाए वैसे कहेंगे। तो स्टूडेंट, आज इतना ही काफी है। दिस इज नागेंद्र शर्मा वंस अगेन फिनिशिंग दिस चैप्टर 1, ऑलमोस्ट 1, 1 और 2 लेक्चर है, एंड टॉपिक गॉस लॉ today. And now I say to you, do numericals. Always keep doing numericals. Thank you very much.